गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मौर्यकालीन शासक। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मौर्यकालीन जो मौर्यकाल है उनमें क्या क्या घटनाएं घटी थी, कौन कौन से साहित्य से हमें पता चलता है कि उनकी विस्तृत जानकारी मौर्यकाल के बारे में हमने पढ़ा कि मौर्यकाल है वो कहाँ से कहाँ तक चला और उसमें शासन किस किसने किया। तो आज जो मौर्यकाल के शासक है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पढ़ते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य। उनका शासन रहा 322 से 298 ईस्वा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म है वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य को किन नामों से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को किन नामों से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट से किन नामों से जाना जाता है? सेंड्रोकोट से। किसने कहा? अब क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट किसने कहा। तो तीन हैं जो यूनानी लेखक है, उन्होंने कहा स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिस ने क्या कहा? सेंड्रोकोट्स। अब इसी में एंड्रोकोट्स नाम किसने कहा? तो एपियन और फ्लूटोर्क ने एंड्रोकोट्स का। सेंड्रोकोप्टस किसने कहा? तो फ्लिकर्स ने सेंड्रोकोप्टस से कहा। अब है कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त की। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना गया है? तो वर्षम के नाम से जाना जाता है। रोमिला थापर ने इन्हें क्या कहा? तो रोमिला थापर ने तो जो गुप्त काल है उनमें जो थे उनको भी क्या बताया था? वैश्य जाति का बताया है। और इसी में भी क्या बताया है? वैश्य जाति का होना बताया है। चंद्रगुप्त है वो भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट था। तो क्वेश्चन में बनता है कि भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो आपको बताना है कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अब है कि चंद्रगुप्त के गुरु एवं मंत्री का क्या नाम था? तो गुरु एवं मंत्री का नाम था विष्णुगुप्त, जिसे इतिहास में चाणक्य के नाम से जाना जाता है। तो आपको क्वेश्चन में रीट में, RAS में, फर्स्ट ग्रेड में, तीनों में ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट है। तो आपको पूछ सकते हैं कि इतिहास में किसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? विष्णुगुप्त को। तो इसे कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक किसने करवाया था? तो चाणक्य ने करवाया था। कब करवाया था? 322 ईसा पूर्व में करवाया था। अब है कि आचार्य चाणक्य को चंद्रगुप्त ने प्रभावित किया। तो वो एक खेल था, उसके माध्यम से उसका दिल जीत लिया था। किसने जीत लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका दिल जीत लिया था। किसका? अपने गुरु एवं मंत्री का, चाणक्य का। कौन से खेल के माध्यम से? तो वह है राजकिलम खेल के माध्यम से। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन से खेल के माध्यम से है वो प्रभावित किया था। तो राजकिलम खेल के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु एवं मंत्री को प्रभावित किया था। इसलिए यूनानी शासक सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया था। हारने के बाद में क्या किया था? हेलेना अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। अब है कि जो राजदूत बनाकर भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, किसको भेजा था? मेगास्थनीज को। उसने एक पुस्तक लिखी थी। रीट में कई बार पूछा गया इसको। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है, इंडिका किसकी रचना है, ये किसके दरबार में भेजा गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मेगास्थनीज को। उनकी पुस्तक थी इंडिका। क्या है? कौन सी पुस्तक थी इनकी? इंडिका पुस्तक थी। ये रही इंडिका इनकी पुस्तक का नाम है, बहुत ही मोस्ट है। अब है पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त की राजधानी थी। तो चंद्रगुप्त के बारे में अगर आपको पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम की राजधानी कौन सी थी, तो कौन सी थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना पद्धति को त्याग दिया था। क्या? कौन सी पद्धति को? सलेखना पद्धति को त्याग दिया था और उसके स्थान पर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख का उल्लेख मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य को राज्यपाल नियुक्त किया था और उसी ने सुदर्शन झील का निर्माण भी किया था। किसने किया था? सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य ने। अब पढ़ेंगे हमें बिंदुसार। 298 से 273 ईस्वी के पूर्व उन्होंने शासन किया था। 298 में इनका राज्याभिषेक हुआ। 273 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बिंदुसार किसका पुत्र है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात ही
बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र शासक बन गया था। आजीविक संप्रदायों का शासक था। तो पूछ सकते हैं कि कौन से संप्रदायों का शासक था? आजीवक। यूनानी लेख को में इसको एमित्रोकेडीज कहा गया है। क्या कहा गया? एमित्रोकेडीज कहा गया है। तो क्वेश्चन में अगर आपको पूछे कि एमित्रोकेडीज कौन से शासक को कहा गया मौर्य काल में, तो कौन से शासक को कहा गया है ये आपको बताना है। बिंदुसार। वायु पुराण में इनको भद्रसार के नाम से जाना जाता है और जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। किसको? बिंदुसार को। बिंदुसार के शासनकाल में कौटिल्य के बाद प्रधानमंत्री कौन बना? तो क्वेश्चन में अगर आपको पूछे कि कौटिल्य के बाद प्रधानमंत्री कौन बना था, तो खल्लाटक बना था। कौन था प्रधानमंत्री? खल्लाटक। बिंदुसार के दरबार में नियुक्त राजदूत कौन कौन थे? ये बहुत ही मस्त है। इसमें से आपको क्वेश्चन है निश्चित रूप से पूछे जाते हैं कि सीरिया का जो एंटियोकस प्रथम है उसने भेजा था डायमेकस को। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। मिस्र का टोलमी फिलाडेल्फस है, इसने भेजा डायन्यूसियस को। बिंदुसार की राजसभा थी, राजसभा विधानसभा की तरह, उसमें 500 सदस्य थे। कितने थे? 500 सदस्य थे। अब हम पढ़ेंगे जो सबसे मोस्ट है, अशोक महान, यानी 273 से 232 ईसा पूर्व में। किसका पुत्र है अशोक महान? ये बिंदुसार का पुत्र है। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ये किसका पुत्र है, तो ये बिंदुसार का पुत्र है। अशोक का औपचारिक राज्याभिषेक कब हुआ? तो 269 ईस्वी में है वो अशोक का औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। अशोक की मृत्यु कब हुई? तो 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। अशोक के अभिलेखों में, यानी अशोक ने जो अभिलेख है 5 भागों में विस्तृत किया है उनको, अभिलेख है, स्तंभ लेख है, गुहा लेख, लघु स्तंभ लेख है, शिला लेख है। इनमें जो अशोक के अभिलेख है उनमें अशोक को किस नाम से जाना जाता है? देवनाम प्रिय दशी कहा गया, यानी ये अभिलेख है इनमें देवनाम प्रिय और देवनाम प्रिय दशी कहा गया है। अब मास की गुर्जरा नेत्र उदय गोलम में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक कहा गया है उनको। अशोक पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। अब देखो, अशोक राजा बनने से पूर्व उज्जैनी का शासक था। कहाँ का शासक था? उज्जैनी का। बौद्ध ग्रंथों में अशोक के भाइयों का नाम मिलता है, यानी जो बौद्ध साहित्य पढ़ा था उनमें बौद्ध ग्रंथों में अशोक के भाइयों का नाम मिलता है। 30 सुसीम, विक्ताशोक। ये सब किन के भाई हैं? अशोक के। और किन के पुत्र हुए? भाई हैं ये 30 सुसीम और विक्ताशोक। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की पत्नी का क्या क्या नाम मिलता है? तो तिसरक्षा है, महादेवी है, करुवाकी है, असंधि मित्रा है, पद्मावती है। ये सब नाम किसके हैं? अशोक की पत्नी के नाम मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथों में पुत्री का क्या नाम है? संघमित्रा, जिन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। संघमित्रा और चारुमती। दिव्यादान में अशोक की माता का क्या नाम है? तो सुभद्रागी। क्या नाम है? सुभद्रागी नाम है। दिव्यादान में मिलता है ये। दिव्यादान कौन सा साहित्य है? बौद्ध साहित्य। कलिंग युद्ध, महानदी और गोदावरी नदी के बीच में कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक के 13वें वर्ष में। कहां पर? 13वें में। अशोक ने अपने राज्यारोहण के 13वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया था। कलिंग पर विजय के पश्चात तोसली इसकी राजधानी बनी थी, यानी कलिंग युद्ध के बाद में किसको राजधानी बनाया था? तोसली को। अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। अब आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि अशोक ने कौन से वर्ष में, अपने राज्याभिषेक के बाद कौन से वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी, या कौन से स्थान की यात्रा की थी? तो 20वें वर्ष में की थी। और कहाँ की थी? लुम्बिनी की। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में उसने बोध गया की यात्रा की थी, जो बिहार में है। अशोक के बुद्ध धर्म व संघ का अभिवाद भाबरू में प्राप्त होता है, जो लघु शिलालेखों में इस अभिलेख ने त्रिरत्न में आस्था प्रकट की थी। तो आपको पूछ सकते हैं कि कौन से अभिलेख में त्रिरत्न में आस्था प्रकट की थी अशोक ने? तो आपको बताना है भाबरू अभिलेख में। अब पढ़ेंगे मैं अशोक के धम्म के बारे में। अशोक ने धम्म विजय की चर्चा अपने, ये तो 3 शासक थे। कौन कौन से हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गया, सबसे मोस्ट है जो अशोक महान है वो हो गया। अब हम पढ़ेंगे अशोक का धम्म। तो 13वें शिलालेख में धम्म विजय की चर्चा की गई है अशोक के। इसी ब्रह्मगिरी अभिलेख में गुरु के प्रति श्रद्धा भी व्यक्त की गई है। किसकी? अशोक की। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इन्होंने अपने पुत्र व पुत्री को श्रीलंका के लिए भेजा था कि आप वहां पर जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार करके वापिस आ जाओ। अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। जो चतुर्थ है, तृतीय में बहुत ही कंफ्यूजन है, तो अशोक ने किया था पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति का? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मेघालिपुत्ती से इसके अध्यक्ष थे।
इस बौद्ध में अभिधम पिटक को जोड़ा गया था। अब अशोक के जो अभिलेख और शिलालेख है उनको कितने भागों में बांटा गया है? उनको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 में। और अशोक के ज्यादातर अभिलेख वो कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। और अशोक के जो भाषा कौन सी अपनाई थी? प्राकृत भाषा अपनाई थी। जैसे ग्रीक व अरमाइक में जो द्विभाषी अभिलेख के नाम से जाना जाता है सारे कुंजा, वो है ग्रीक व अरमाइक में। और इन्हीं में बहुत सारे हैं, वो ज्यादातर है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेख 5 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। शिलालेख हैं जो 14 स्थानों से 8 जगह पर मिले हैं। लघु स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख है वो 7 स्थानों पर मिले हैं। तो 5 में इनको डिवाइड किया गया है। अब लघु स्तंभ लेख में अशोक की राजकीय घोषणाएं खुदी हैं। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि अशोक की जो राजकीय घोषणाएं खुदी हैं वो कौन से किस में वर्गीकृत किया गया? तो लघु स्तंभ लेख में है वो अशोक की राजकीय घोषणाएं खुदी गई हैं। रानी का अभिलेख कौन से अभिलेख को बोलते हैं? जो कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख था उसको क्या बोलते हैं? रानी का अभिलेख बोलते हैं। रुमिनदेही स्तंभ है, बुद्ध के जीवन से संबंधित है कि उसने पवित्र स्थानों की यात्रा की थी। अशोक के स्तंभ लेखों में दिल्ली टोपरा का स्तंभ एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक के 7 आदेश खुदे हुए हैं। बाकी जो हैं पूरे 7, टोटल कितने स्तंभ लेख? 7। लेकिन उनमें जो एक है कौन सा? दिल्ली टोपरा वाला अभिलेख, उसमें 7 आदेश खुदे हैं, खुदाई की गई है। लेकिन बाकी के जो 6 हैं उनमें 6 ही खुदे हैं। और ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें 7 खुदे हैं। मौर्य का राजवंशीय चिन्ह कौन सा है? तो मौर्यों का राजवंशीय चिन्ह कौन सा है? मयूर है। कौन सा है? मयूर। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? तक्षशिला था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त है, वो मौर्यों का अंतिम शासक था। अशोक के बेराट व भाब्रू अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि राजस्थान पर मौर्यों का नियंत्रण रहा था। अब देखो सारनाथ का स्तंभ, इसमें कौन कौन से जो क्रम से लगाना है हमें, कौन कौन से जो पशु पक्षी उनके चित्र अंकित किए गए हैं? तो गज सिंह है, अश्व बेल है, उनमें है। ये आपको बताना, क्रम से पूछ सकते हो। गज सिंह है, अश्व बेल है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? जो सारनाथ का स्तंभ था उसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया था। इनमें तीलियों की संख्या कितनी है? वो है 24। ये आपको बहुत याद रखने लायक है कि तीलियों की संख्या कितनी थी? 24 थी। तो हमने पढ़ा अभी अशोक के बारे में, मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, बिंदुसार के बारे में पढ़ा। और जो अलग से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको अलग से बता दिए कि तक्षशिला है वो उनका शिक्षा का केंद्र था, उनका राज्यवंश चिन्ह है वो मयूर था, अंतिम शासक कौन था, इनके बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए